हेलो एवरीबॉडी, हियर इज योर एजुकेटर कुणालिका शर्मा। हम लोग नीट री नीट का जो पेपर है 2026 का वो कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में 59 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली 58 एंड 59 का ठीक से वो ग्लिच आ रहा था थोड़ा सा, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू टेल दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस द वीडियो फॉर द सेकेंड टाइम बिकॉज पहली बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। सो लेट्स कंटिन्यू टू द क्लास, ओके। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो 58 नंबर का क्वेश्चन है उससे ही मैं शुरू करूंगी। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास साइनाइड है, ठीक है, CN ग्रुप है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से उसके रिएक्शन करा दे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बेटा क्या है? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन कर देगा, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप का। और बेटा अपने को क्या दे देगा? ये हमको देगा CH2NH2 दे देगा, ठीक है। इट इज अ 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन हमको बनता हुआ मिला है। द क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। एनिलीन कौन सा देगा, ठीक है, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, तो ए तो नहीं दे रहा। सेकंड है बेटा हमारे पास KOH ब्रोमीन की रिएक्शन हमने एमाइड से करवाई है। तो बेटा एक रिएक्शन का नाम होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बेटा जो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O NH2 जो कि एमाइड है, इसकी रिएक्शन बेटा KOH Br2 से कराई जाती है। तो बेटा ये CO ग्रुप हट जाता है। मैकेनिज्म जो रहता है उसमें जो रिएक्शन है बेटा वो नाइट्रन के थ्रू होती है, बट हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि इट विल बी इन वेरी डिटेल, ओके। तो RNH2 हमको बनता हुआ मिलता है, मतलब कि एक तरीके से 1 डिग्री एमीन आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, एमीन बनता हुआ मिलता है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी यही होगा, CO हट जाएगा और हमको बेटा क्या मिलेगा? देखो, ये एमीन बनता हुआ मिल जाएगा जो कि बेसिकली एरोमेटिक एमीन है और उसको हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। एनिलीन बनता हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में एनिलीन बन गया। बेटा जो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है बेटा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा ये NO2 जो ग्रुप है, नाइट्रो जो ग्रुप है बेटा, उसका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है। तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। डी ऑप्शन को बेटा एक बार देखो, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? H+ है यहाँ पर और वाटर मॉलिक्यूल है। H+ बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और बेटा डेंसिटी जो है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है। यहाँ पर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज बेटा इस H+ पे अटैक कर जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या बनता है? देखो, ये बनता हुआ मिलता है। नाउ बेटा वाटर मॉलिक्यूल भी हमको मीडियम में दे रखा है, तो वाटर मॉलिक्यूल ये रहा। नाउ बेटा दिस वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक ओवर हियर। और बेटा मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये। तो बेटा एक तो हमको मिल गया है एसिटिक एसिड मिल गया है, दूसरा एनिलीन मिल गया है। तो देखो बेटा ये हमको कुछ भी नहीं दे रहा था, ये एनिलीन दे रहा है। तो बेटा कौन कौन एनिलीन दे रहा है? B एंड D ऑप्शन जो है वो हमको एनिलीन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके, टू एक्सप्लेन यू ऑल दो इट इज द सेकेंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, ओके। सो चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। इसके अंदर अब वर्डिंग पकड़ के चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमको 2 मोल्स दिए हैं किसी आइडियल गैस के। फ्री एक्सपेंशन में बेटा काम हो रहा है। वी वी एल 10L जो है वॉल्यूम है, मतलब V1 हमको गिवन है। 200 लीटर में वॉल्यूम 10 से 100 बन गया है, मतलब कि V2 हमको 100 दिया है। टेम्परेचर बेटा हमको दे रखा है, गिवन है टेम्परेचर 300 केल्विन। डेल है सिस्टम एंड डेल है सराउंडिंग आपको बतानी है। देखो बेटा यहाँ पे अपने को नोट करते हुए चले अगर एक बात, तो बेटा फ्री एक्सपेंशन का केस है। फ्री एक्सपेंशन का केस है मतलब कि बेटा ये जो चीजें हो रही है ये कहाँ हो रही है बेटा?
ये हो रही है वैक्यूम में। वैक्यूम में हो रही है बेटा, किसी के भी अगेंस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो बेटा देखो, वर्क कब होता है? वर्क तभी होता है जब कोई चीज किसी के अगेंस्ट करी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगी बेटा, अगर आप अपने मम्मी पापा की बात मान के कुछ काम कर लेते हो, मम्मी ने बोला कि बेटा ये कर दो, तो बेटा आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो। समझ पा रहे हो? तो अगर जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में अगर कोई काम करने की इच्छा है, तो बेटा पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ करो ना, अगर करना ही है तो। इट इज अ मजाक, होके कर मत देना, और वरना फिर आएगा कि मैम गलत गलत चीजें सिखाते हैं। बट याद रखना कि जब तक कोई चीज किसी के अगेंस्ट होती है तो ही वो काम कहलाता है। वैक्यूम का मतलब है कि वहां कोई गैस नहीं है, इनर गैस धक्का दे रही है, बाहर कुछ अपोज करने के लिए नहीं है। तो सीधी सी बात है कि देर इज नो वर्क, कोई वर्क ही नहीं हो रहा, मतलब डब्ल्यू बेटा जीरो मिलेगा। टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन दे दिया, मतलब कि टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। टेम्परेचर बेटा अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ मेंशन है ही, तो बेटा ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। प्रोसेस के बारे में पता लग गया क्या है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं किसी, मतलब मैं कभी पढ़ती थी जब मैं क्लास में, तो बेटा क्लास में एक लड़का था, वो मुझे कहता था कि तू डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है। तो मैंने बोला यार तू मुझे के बोले, मेरा नाम कुणालिका है तो समझ में भी आता है बेटा, लेकिन मुझे डब्ल्यू क्यों बोलते हो? तो उसने कहा यू आर वेरी वाइस, ओके। तो बेटा इसी से मैं आपको फर्स्ट लॉ बताती हूँ। तो बेटा मैंने, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बहुत क्यूट भी हूँ, तो मैंने इसलिए मैं ऐसे याद रखती हूँ कि यू आर क्यूट डब्ल्यू। ठीक है, तो यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आर क्यूट, क्यूट क्यू, डब्ल्यू मीन्स वर्क, ओके। तो सारी कहानी बनाई हुई थी, बट यू आर क्यूट डब्ल्यू, कोई बंदी है डब्ल्यू, डब्ल्यू पर्सन, वुमेन कोई वुमेन है, हम कह रहे हैं यू आर क्यूट डब्ल्यू, वुमेन इज गुड, वुमेन इज क्यूट, समझ रहे हो? तो बेटा डेल यू किसके, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा आइडियल केसेस में? एन सीवी के बराबर होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल टी जीरो हो गया, तो डेल यू बेटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क तो जीरो गिवन है ही हमारे पास, वर्क इज गिवन टू बी जीरो, मीन्स बेटा क्यू इज इक्वल टू जीरो ओवर हियर, क्यू भी जीरो हो गया। समझ पा रहे हो बातें? अब बेटा यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देर इज अ सिस्टम, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ठीक है। बेटा देर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ सिस्टम टू सराउंडिंग देर इज नो क्यू ट्रांसफर, क्यू का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बेटा आप लोगों को पता होगा कि एंट्रोपी की इक्वेशन क्या होती है बेटा? एंट्रोपी डेल एस इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय डेल टी। तो बेटा जब क्यू जीरो हो गया, तो बेटा ये जो है ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब बेटा क्यू कहां पर, क्यू जीरो है सराउंडिंग के लिए जीरो है, क्योंकि ना क्यू हीट आ रही है ना क्यू क्यू हीट जा रही है। सिस्टम में तो कुछ ना कुछ है तो एंट्रोपी भी होगी, लेकिन सिस्टम सराउंडिंग के बात में करूँ, सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर ही नहीं है, ना वो दे रहा है हीट ना वो ले रहा है हीट, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं है तो बेटा डेल एस फॉर द सिस्टम बेटा क्या होने, देर एस फॉर द सराउंडिंग बेटा क्या होने वाला है? डेल एस फॉर द सराउंडिंग बेटा जीरो होने वाला है, ठीक है। तो बेटा डेल एस सराउंडिंग बेटा जीरो होगा, तो मतलब जहां पर भी इसकी वैल्यू गिवन है वो तो होगा ही नहीं हमारा आंसर। तो बेटा सी एंड, तीन और चार तो आंसर नहीं है, आंसर है बेटा अमोंग ऑफ फर्स्ट या सेकंड में से कोई आंसर है, ठीक है। अब बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल एस सिस्टम विल बी इक्वल टू एन आर 2.303 लॉग V2/V1, ठीक है। एन की वैल्यू बेटा 2 मोल गिवन है, आर तो बेटा आर ही गिवन है, 2.303 2.303 रहेगा, लॉग वॉल्यूम सेकंड है 100, पहला है ये कट जाएगा बेटा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो बेटा ये 1 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 4.603 मिलेगा और सराउंडिंग जीरो मिलेगा। करेक्ट आंसर बेटा पहला है। समझ पा रहे हो? मैंने आपको, मतलब मैं और क्या बताऊं आपको, मैं क्या करूं, मैंने आपके लिए फर्स्ट लॉ तक के लिए कहानी बना दी कि बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं हो कि क्यू बराबर डब्ल्यू यू है या क्या है। तो बट याद रखो क्यू आर क्यूट डब्ल्यू, नहीं याद आया तो ध्यान रखना कि मैम बहुत क्यूट है, मैम ने बताया था कि यू आर क्यूट डब्ल्यू, ठीक है। तो बेटा ये रहा और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर क्वेश्चन नंबर 60। बेटा क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो बोल रहा है कि the compound that cannot form by the aldol condensation, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रही है। अब बेटा एल्डोल के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? एल्डोल में इनोलेट बनता है, ठीक है, इनोलेट फॉर्मेशन होता है। इनोलेट फॉर्मेशन के लिए बेटा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए,
ठीक है। इसको देखो बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? देखो, ये बेंजल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसका इनोलेट नहीं बनेगा। लेकिन बेटा इसके पास देखो, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि इसका इनोलेट, इनोलेट जो है बेटा वो ये बनाएगा। ठीक है। तो मतलब बेटा इनोलेट इसका बनेगा, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इसका इनोलेट बनाना। ठीक है। तो देखो क्या करती हूँ मैं इनोलेट बनाने के लिए। इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हट जाएगा। ये रहा, ये बन गया मेरे पास मेरा क्या, इनोलेट। अब बेटा क्या होगा, हमारे पास ना तीन चीजें यहाँ पे हो, दो चीजें यहाँ पे हो सकती है। ये जो इनोलेट है बेटा, ये जो इनोलेट है मेरा बेटा, ये अटैक कर सकता है बेटा मेरे पास किन के ऊपर, समझो। मैं पहला वे लिखती हूँ। देखो, देखो अब ये इनोलेट यहाँ से डेंसिटी देगा, यहाँ देगा, फिर ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है। आगे बेटा अगर आप रिएक्शन को गौर से देखोगे बेटा, तो उसने हीट प्रोवाइड करी है, देखो हीट दी है। हीट देने का मतलब बेटा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये मेरे पास सिस भी बन सकता है, और साथ में बेटा ये ट्रांस पे भी बना सकता है। ठीक है। तो बेटा देखो दो पॉसिबिलिटी है, पहला तो बन रहा है और थर्ड ऑप्शन भी बन रहा है, समझ गए। ये हो गया, लेकिन बेटा एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि ये सेम मॉलिक्यूल पर रिएक्शन कर दे। समझ पा रहे हो, जो मेरा इनोलेट बना था मेरे पास, जो मेरा इनोलेट बना हुआ है, ये तो बन गया, ये तो समझ में आगे कैसे बना, अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पे अटैक कर से कर दे। ठीक है। ये चीज भी तो हो सकती है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, मना थोड़ा ना बोल देगा। अब देखो यहाँ पे एक एच है, ये है, हीट करने पर बेटा ये रिमूव हो जाएगा और हमको ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, देखो। ये रहा, देखो। तो बेटा ये फोर्थ भी बनता हुआ मिल गया, तो कौन सा नहीं बना बेटा, कैन नॉट फॉर्म, बेटा ये वाला हमको नहीं बनता हुआ मिला, सेकंड ऑप्शन बेटा है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड आपको बनता हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो बेटा करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, देखो बेटा यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि फेक और मर कौन बनाते हैं, बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फेक और मर की बेटा एक ही कंडीशन होती है कि दो अलग अलग तरीके के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है। दो अलग अलग तरीके के लिगेंड्स होते हैं, और बेटा वो डोनेशन करते हैं, है ना। तो और तीन तीन संख्या में होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा देखो ये रहा तीन, ये रहा तीन, ये रहा, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ठीक है। बेटा 62 नंबर क्वेश्चन देखो, 17.0145, एंड बेटा दूसरी वैल्यू है 21.0235। द थ्री फिगर अप टू राउंडेड टू थ्री फिगर, तीन फिगर तक आपको लिखना है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद तीन पॉइंट तक लिखना है। रिजल्टिंग नंबर क्या होने वाले हैं, देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझो, आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा नॉट इन एवरी केस बट इन केस ऑफ फाइव आपको क्या करना होता है, जो एंड नंबर हम हटा रहे वो पांच है, पांच को हम हटा रहे हैं। पांच के पहले वाला नंबर कौन सा है बेटा, यहाँ चार है और यहाँ तीन है। बेटा चार क्या है, चार इज इवन नंबर। ठीक है। बेटा तीन क्या है, तीन बेटा ऑड नंबर है।
ठीक है। तो बेटा इन केस ऑफ ऑड नंबर, इन केस ऑफ इवन नंबर, बेटा जब भी इवन नंबर होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, चुपचाप 5 को हटा दो। तो बेटा क्या मिलने वाला है, 7.014, 17.014 आपको मिल जाएगा। अप टू 3 डेसिमल लिखना है इसलिए, ठीक है। लेकिन बेटा ऑड नंबर के केस में हम क्या करेंगे बेटा, +1 कर देंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे इवन नंबर में अनचेंज्ड रहेगा, और बेटा ऑड नंबर में हमको क्या करना है बेटा, चेंज करना है। तो बेटा सीधी सी बात है, 21.023 की जगह 4 हो जाएगा, मैंने आपको अभी बोला कि ऐड करेंगे। तो बेटा ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा देखो ये रहा और ये रहा, करेक्ट आंसर इज 4/4, 4 आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बेटा 63 जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। देखो बेटा बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इज, कितना होगा। देखो बेटा सबसे पहले आपको एन ब्यूटेन बनाना है, तो एन ब्यूटेन देखो बेटा CH3 CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। अब बेटा इसके रिएक्शन हमने किससे करा दी बेटा, इसका कंबशन कर दिया। कंबशन होगा एयर की प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में होगा, क्या मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। बैलेंस कर देंगे, 4 कार्बन इधर से तो 4 CO2 मिल जाएगी, 8 ऑक्सीजन हो गई है, और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। हाइड्रोजन भी देख लो, 3 3 6 7 8 9 10, 10 है। 10 है मतलब कि 5 दूनी 10 आपको मिल जाएगी। अब ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 4 दूनी 8, और 13 समथिंग कुछ बैठ रहे हैं ना। वैसे उसकी जरूरत नहीं है तो मैं उसको अभी इतना कर भी नहीं थी, 15.2 समथिंग कुछ होना चाहिए, है ना। देखो कितना मैंने, 8 9 10, 13 13 आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो 13 13 चाहिए, तो मतलब हम कह सकते हैं इसको, आई थिंक इतना ही होना चाहिए, हाँ 13/2 ही होना चाहिए ना ऑक्सीजन, क्योंकि ये कट जाएगा तो फिर 13/2 ही होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। 13/2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा एक बार से इस चीज को समझो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है समझो। 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन आपको दिया है, 116 ग्राम। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वेट इन ग्राम कितना है बेटा, 116 दिया है। बेटा एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास आप निकालना जानते हो, कितने, 4 कार्बन है प्लस 10 हाइड्रोजन है, तो 4, कार्बन का होता है 12 प्लस 10, ऐड करोगे बेटा 58 आएगा, ठीक है। तो बेटा 58 कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमको 2 मिल गए। अब देखो बेटा यहाँ पे समझो, 1 मोल एन ब्यूटेन दे रहा था 4 CO2, तो बेटा 2 मोल कितने देगा, 2 मोल 8 CO2 देगा, सीधी सी बात है ना। तो बेटा अब इस बेसिस पे मैं नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे मैं एन बराबर होता है वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा कितना कितना आपको CO2 मिला, यही तो पूछा है, वो भी ग्राम में, तो मतलब W पूछा है। W विल बी इक्वल टू NM, और N कितना है बेटा, 8 है, 8 मोल CO2 है। बेटा CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा 352 आपको आंसर मिल जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Consider the following scheme. Schematic plot of the orbital wave function दे रखा है, और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिया है न्यूक्लियस के लिए। तो पूछ रहा है कि भाई इनको कंसीडर करो, देखो बेटा। और उसके बाद क्या कंसीडर करना है, देखो ये बोल रहा है कि द फिगर रिप्रेजेंट 2 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड किसमें मिल रही है ये पूछ रहा है तुमसे। देखो बेटा यहाँ रेडियल नोड है क्या, 0 रेडियल नोड है, यहाँ कोई नोड नहीं दिख रही, नोड मतलब जहाँ पे 0 मिल गया हो। देखो ये 0 है, 0 किसी पे मिला, यहाँ मिला है, तो नहीं नोड नहीं है ये। यहाँ कितनी नोड है बेटा, यहाँ 1 नोड है। यहाँ बेटा देखो ये यहाँ 2 नोड है। यहाँ पर कितनी नोड है बेटा, यहाँ पर भी 1 नोड है, ठीक है। तो बेटा ये 2 नोड कहाँ मिल रही है बेटा, ग्राफ नंबर C में मिल रही है। C न मतलब फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। C में आपको 2 नोड बनते हुए मिल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is stabilized by the following carbocation is stabilized by the interaction of the MTP orbital with MTP orbital के साथ इंटरेक्शन करके ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो कौन से, क्या बोल रहा है, एम्प्टी सिग्मा स्टार एंड एम्प्टी पाई स्टार से हो रहा है, फील्ड सिग्मा से हो रहा है, फील्ड पाई से हो रहा है, एम्प्टी पाई से हो रहा है, एम्प्टी पाई स्टार से हो रहा है, एम्प्टी सिग्मा स्टार से हो रहा है, फील्ड सिग्मा स्टार से, फील्ड पाई से हो रहा है, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को, देखो ये बेंजीन रिंग है मेरी, ये मेरा कार्बोकेटायन है।
ठीक है। ये मेरा वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब कार्ब केटायन है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना ये मेरे पास। अब बेटा समझो इस चीज को, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट एमटीपी ऑर्बिटल है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये जो डेंसिटी है, दो, ये स्टेबलाइज क्यों है, ये कार्बोकेटाइन मैं आपसे पूछूं ये स्टेबल क्यों है, आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पे ना ये रेजोनेंस दिखा रहा है ना मैम, इसलिए ये स्टेबल है। मैंने बोला क्या सिर्फ यही रीजन है, तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं मैम, ये हाइड्रोजन भी तो है ना, ये ना यहाँ जाएंगे मैम और ये नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखा देंगे मैम। तो एक ये रीजन है, तो मतलब कि तीन अल्फा हाइड्रोजन है जो कि क्या दिखा रहे हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं। यही बोलोगे आप मुझे, है ना। और बेटा ये पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन से वो भी डोनेट हो रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल में, इसलिए भी मैम ये कॉन्जुगेशन दिखा रहा है और ये स्टेबल है। तो देर आर टू रीजंस जो मैंने लिखे, कि एक तो कॉन्जुगेशन दिखा रहा है और एक बेटा तीन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ठीक है। तो बेटा ये क्यों हो रहे हैं देखो, वैकेंट तो बेचारा खुद है, खुद है ना, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात। इसने, इस पाई ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, देने की वजह से क्या हुआ देखो, यही हुआ, ये कॉन्जुगेशन हुआ, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग कर गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए वैकेंट में, देने के लिए बेटा उसके खुद के पास होने चाहिए ना, तब तो देगा। गरीब आदमी क्या देगा बेटा बताओ, खुद गरीब आदमी कुछ नहीं दे सकता, खुद के पास है तो देगा, मतलब पाई जो है वो फिल्ड होना चाहिए। तो देखो बेटा, फिल्ड पाई, फिल्ड पाई, एम्प्टी को मैं हटा रही हूँ, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब बेटा सेम कॉन्सेप्ट, सेम बात बेटा हम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा जब होगा तो ये डेंसिटी इसने इसको दे दी, नो बॉन्ड रेजोनेंस शो कर दिया। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन को बेटा ब्रेकर्स नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ ऐसे हो गया, ये देखो इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, समझ पा रहे हो, ये तीनों हाइड्रोजन ऐसा सेम करेंगे। तो बेटा दिए गए हैं तो होने चाहिए तभी दिए जाएंगे, तो ये भी फील्ड सिग्मा होना चाहिए। तो बेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू बेटा, दोनों के दोनों फील्ड होने चाहिए और सिग्मा एंड पाई होने चाहिए। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे, ये है सिग्मा एंड पाई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। समझो इस क्वेश्चन को, 1 and 2 इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कौन दे रहा है, देखो ये क्या दे रहा है, ये तो जीरो दे रहा है, ये तो कोई कोई दे ही नहीं रहा, आयन सी नहीं दे रहा। इसकी बात करते हैं, ये क्या क्या दे रहा है, ये दे रहा है CO, Cl2, NH3 होल 4 प्लस प्लस Cl- दे रहा है। ठीक है, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है COCl NH3 होल 5 प्लस 2Cl-। ये क्या दे रहा है, होल 6 +3 प्लस 3Cl- दे रहा है। ठीक है। अब बेटा आपसे क्या पूछ रहा है वो देखो, आयन का रेशियो पूछ रहा है, तो ये तो जीरो है, इसको तो भाड़ में जाने, मतलब इसको तो हटा दो। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ओके। अब देखो ये एक कैटायन है एक एनायन है, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। ये एक कैटायन है दो एनायन है, मतलब वन रेशियो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, ये कितना है, एक एक कैटायन है और बेटा तीन एनायन है, तो बेटा रेशियो कितना हो गया, 1:3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बेटा फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, 1:3 का रेशियो पूछा है, 1:3 का रेशियो ये दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा आप लोगों को मैं अक्सर, मेरी क्लास में मैं अक्सर बच्चों को बोलती थी कि बेटा देखो PYQ किया करो, पेपर सॉल्व करा करो, ये सब चीजें ही हेल्प करती है। अब बेटा अगर आपने तैयारी करी है, प्रैक्टिस अच्छी करी है, तो ये 67 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर हाफ सेल आपको गिवन है, Fe+3 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्लस के लिए पूछ रहा है, टेम्परेचर 298 पर, एंड E+3 से Fe के लिए दे रखा है, E0F+2 से Fe के लिए दे रखा है। ठीक है, तो देखो समझो इस चीज को, देखो Fe+3 जो है बेटा वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कन्वर्ट होगा पहले Fe+2 में। ये पूछा है, डाटा आपने से पूछा है, ये हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये गिवन नहीं है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Fe+2 से लेके बेटा Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और बेटा इसका डाटा हमको गिवन है। इसका डाटा कितना गिवन है बेटा, देखो +2 से Fe के लिए, आयरन के लिए -0.2
4 4 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, ये Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, और इसके लिए भी डाटा गिवन है। ठीक है, ये है -0.04 वोल्ट। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो बेटा आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है। देखो बेटा, आप लोग को एक हेस का रूल पढ़ते हो, हेस लॉ। स्टेट फंक्शंस के लिए आप थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पढ़ते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रो का कम और थर्मो का ज्यादा लगता है मुझे, क्योंकि बेटा ये हेस लॉ पे डिपेंडेंट है। कैसे बेटा, इसकी डेल जी की जो वैल्यू है, डेल G1 ले लेती हूँ, डेल G2 ले लेती हूँ, डेल G3 ले लेती हूँ। तो बेटा डेल G3 जो ओवरऑल है पाथ, डेल G3 विल बी इक्वल्स टू डेल G1 प्लस डेल G2, क्योंकि बेटा ये स्टेट फंक्शन है, आप कैसे भी वैसे चले जाओ सेम वैल्यू रहने वाली है। तो बेटा 3 = 1 + 2। ठीक है बेटा, डेल जी किसके बराबर होता है? बेटा डेल जी बराबर होता है -NF E0 सेल के। ठीक है, ये डेल जी नोड होता है ना, डेल जी नोड होता है। लो नोड लगा दे तो क्या है ना, ये लो नोड लगा दिया। अब बेटा ये होता है -NF E0 सेल के। तो बेटा मैंने लिख दी वैल्यू एन, 3 3। एफ तो एक कांस्टेंट होता है 96500 है ना, फिर E0 सेल विल बी इक्वल्स टू बेटा -N1F E0 सेल। ये 3 है तीसरे वाले के लिए, ये फर्स्ट नंबर के लिए -N2F E0 सेल 2। ठीक है बेटा, मैं एफ को अगर कॉमन ले लूं, एफ को और -F को कॉमन ले लूं, लो -F को मैंने कॉमन ले लिया, N3 E0 सेल 3 विल बी इक्वल्स टू बेटा किसके, -NF को मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा N1 प्लस N2 E0 सेल 2। ठीक है, मैं बेटा एनएफ को एनएफ से काट सकती हूँ, लोग ये एफ को मैंने एफ से काट दिया, एनएफ को नहीं, एनएफ को नहीं, एफ को मैंने काट दिया। तो बेटा N3 की वैल्यू कितनी है बताओ, N3 की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बताओ, N फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ कितने का हो रहा है बेटा, 1 का। यहाँ कितने का हो रहा है बेटा, 2 का। तो बस यही तो लिखना है। N3 कितना है बेटा, N3 की वैल्यू है 3। E0 सेल 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.04 इक्वल्स टू बेटा N1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो N1 की वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। E0 अपने को पूछा गया है, ये रहा। ठीक है, प्लस बेटा N2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। इसकी वैल्यू दे रखी है -0.44। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा -0.12, यहाँ आ जाएगा +0.88, विल बी इक्वल्स टू बेटा किसके, E0 सेल 1 के। सॉल्व करोगे बेटा तो ये 0.76 आएगा। ठीक है, तो बेटा अपने को वैल्यू जो पूछी थी वो मिल गई, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या थर्ड अपने को बेटा करेक्ट आंसर मिलेगा। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा ये तो बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरे को लगता है 9th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्या पूछ रहा है, तो पोटाश एलम जो है बेटा, पोटाश एलम द रेशियो ऑफ K+N SO4 2 - आयन इज। देखो बेटा, आपको पोटाश एलम फिटकरी का सूत्र फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला, K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। ठीक है, अब बेटा K2 कितना है, देखो K2 कितना है, पोटेशियम है बेटा 2, 2। SO4 बेटा कितने हैं, SO4 2 - कितने हैं, एक तो ये और 3 ये, मतलब 4। तो बेटा इनका रेशियो अगर आपसे पूछा जाए, तो बेटा इट विल बी 1:2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन
ठीक है, तो बेटा formed by 1:2 mixing two मीन्स liquid सेकंड इज द हमने करेक्ट किया है, आंसर। an ideal ठीक है, solution सेकंड विल बी द करेक्ट formed obey ठीक है। Raoult's law, okay, throughout the composition range, okay, mixture of chloroform and acetone जो रहता है, that is a negative deviation from the Raoult's law. थर्ड पॉइंट है कि mixture of aniline and phenol gives a positive deviation from the Raoult's law. देखो बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करो, वेरी इजी, एंड ये मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस वी कैन सी, ओके ओके। सो देखो बेटा, इस चीज को समझो। देखो, सबसे पहली बात की, एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड ओबे राउल्ट्स लॉ थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन रेंज। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो रहता है वो हर कॉम्पोजिशन रेंज में फॉलो करता है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉन आइडियल की बात नहीं हो रही है। आइडियल तो फॉलो करता ही है, हर रेंज में फॉलो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म ऑफ एसीटोन जो रहता है बेटा, उसमें नेगेटिव डेविएशन दिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बेटा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंटरेक्शन की वजह से बेटा, जो न्यू इंटरेक्शन है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बेटा वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, इवेपोरेट नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो रहता है बेटा वो हमको लो मिलता है। वेपर प्रेशर लो मिलता है तो सीधी सी बात है कि ग्राफ जो है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। आइडियल बिहेवियर से वो नेगेटिव आपको डेविएशन दिखाता हुआ मिलेगा। एनिलीन और फिनॉल जो है वो पॉजिटिव दिखाते हैं, तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनिलीन और फिनॉल के बीच में भी बेटा एच बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है, और इसकी वजह से बेटा ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए बेटा वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है पहला और दूसरा, करेक्ट ऑप्शन शुड बी सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि फॉर अ सॉल्ट एक्स वाई, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अ प्लॉट ऑफ डेल एम लिम्डा एम वर्सेस रूट सी का जो ग्राफ है वो खींचा गया है ना। एंड स्लोप अपने को गिवन है बेटा, स्लोप इज गिवन टू यू, एंड स्लोप की वैल्यू गिवन है, एंड इट टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, 8.0.1 concentration of xy, the value of lambda m is given, okay, the limiting molar conductivity of y will be। तो बेटा ये जो है ये डिबाई हकल इंसागर इक्वेशन से होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो ग्राफ जो बोल रहा है वो डेल एम और रूट सी के बीच में ग्राफ बताया है उसने, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा डिबाई हकल। देखो, अब ये चीजें जो है बेटा, मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये डिफिकल्ट लेवल के मैं इसको क्वेश्चन को बोलूंगी, क्योंकि ये इतना ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ऑन सगर, ठीक है। अब बेटा डिबाई हकल ऑन इक्वेशन क्या होती है? लेमडा एम इज इक्वल टू इट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। इट एनी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इट इन्फिनिट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, ठीक है। अब देखो कौन क्या क्या है, एक बार समझो। ये है मोलर कंडक्टेंस एट सी कॉन्सेंट्रेशन, ये है मोलर कंडक्टेंस इट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ये हमारे पास जो है हमारा, सीधी सी बात है, अगर मैं इसको लेती हूँ, अगर मैं इसको लेती हूँ वाई एक्सिस पे, इसको मैं, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा स्लोप, और ये हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा विच इज इंडिकेटिंग, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा विच इज इंडिकेटिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा अब ये, अब देखो ये इतना आयोन अगर इक्वेशन से होने वाली चीज है, अब देखो इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, क्या क्या डाटा आपको गिवन है, इस बारे में बात करूं। ये स्लोप आपको गिवन है, स्लोप -19 है, मतलब कि ये जो माइनस ए की वैल्यू है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी है? -90 दी है। उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परेचर भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो लेमडा एम है बेटा वो इतना मिला हुआ है, मतलब कि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन जो ये वैल्यू है ये 145.0 आपको गिवन है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 0.01, तो यहाँ पे मैं 0.01 ले सकती हूँ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, लिमडा एम नॉट अपने को नहीं गिवन है ना, ये बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व करती हूँ, तो 145 विल बी इक्वल्स टू लिमडा एम नॉट -90 √0.01, ठीक है, यही अपने को मिलेगा। अब क्या होगा देखो, समझो इस चीज को, इसको मैं 0.01 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो बेटा ये 10 आएगा बेसिकली, ये 10 आने वाला है अपने पास, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये आ जाएगा 145
इज इक्वल टू लिम्डा एम नॉड माइनस 90, -9, सॉरी -9। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 145 प्लस 9 विल बी इक्वल टू लिम्डा एम नॉड। तो बेटा लिम्डा एम नॉड आएगा 154। ठीक है, लिम्डा एम नॉट बेटा 154 आ गया, मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको मिल गई। ठीक है, कितनी मिली? 154 मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या स्टेप है। देखो अब बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अपने को मोलर कंडक्टिविटी मिल चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू 154। अब ये किसके बराबर होगी? तो देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा, वो बेटा बराबर होती है, किसके बराबर होती है बेटा? दो आयन है यहाँ पे, एक्स आयन है, वाई आयन है, तो दोनों की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है ना बेटा, उनके बराबर होती है। तो एक्स प्लस की कंडक्टेंस, क्योंकि ये टूटेगा तो ये एक्स प्लस देगा, प्लस वाई माइनस देगा, तो एक्स की कंडक्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, प्लस बेटा वाई जो है उसके बराबर होगी। तो बेटा ये अपने को गिवन है 154, एक्स बेटा अपने को गिवन है ये रही 74, प्लस बेटा लिम्डा एम वाई ये जो है ये अपने को गिवन नहीं है। ठीक है, तो यही पूछिए, ये क्वेश्चन में अपने से यही पूछ रहे कि वाई की कितनी होगी, तो बेटा सीधी सी बात है 154 माइनस 74 कर दोगे तो लिम्डा वाई माइनस अपने को मिल जाएगी, और अपने को आंसर मिल जाने वाला है। इसको घटा देना तो 80 आना चाहिए। ठीक है, 0 आ जाएगा और ये 8, 80 आ जाएगा। तो बेटा करेक्ट आंसर विल बी 80। ठीक है, करेक्ट आंसर बेटा 2 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। डिबाई हैकर आंसर की इक्वेशन लगाइए, आपको अगर वो आती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। बेटा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, देखो क्या, सबसे ज्यादा होनी चाहिए डी की, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बॉन्ड पॉलर है, मैं बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर रही हूँ, बॉन्ड पॉलर है, सबसे ज्यादा बॉन्ड पॉलर है, तो सबसे ज्यादा बेटा डी की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पॉलर है। फिर बेटा यहाँ पर दूसरा देखो, दूसरा एल्कोहल है, एल्कोहल होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल OH आता है, वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी बेटा अगर आप पोलैरिटी की बात करो तो देखो इस मॉलिक्यूल को बना के देखते हैं, दूसरा बना के देखते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें भी पोलैरिटी है, इस बॉन्ड में भी पोलैरिटी है। इसके कंपैरिजन में इसमें मेरे को थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, ये एक साइड जा रहा है इस तरीके से, बट ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है सी ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बेटा मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, फिर बी, फिर सी होना चाहिए। ठीक है, और फिर होना चाहिए बेटा ए। ठीक है, तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो समझो इस चीज को, कहाँ दे रखा है? डी, डी इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा है, ये नहीं है, ये हो सकता है। फिर बी, बी ये रहा, बी इसमें नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, फिर सी, सी यहाँ नहीं है तो ये भी हट गया। बेटा ऑप्शन नंबर एक बेटा करेक्ट आंसर अपने पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक होगा अल्कोहल से ज्यादा, फिर अल्कोहल, फिर उनके बाद तो अपने को पता ही कार्बोनाइल होगा ज्यादा ईथर से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो ये तो बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही मैं बोलूं, है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बेटा सीओ जो है वो अपने पास पाई बॉन्डेड लिगेंड है, पाई बॉन्डेड लिगेंड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो Cl माइनस तो बेटा नहीं होगा, बिल्कुल भी Cl माइनस नहीं होगा, सीओ सबसे ज्यादा होगा। वाटर और अमोनिया में बेटा अगर मैं बात करूँ तो बेटा अमोनिया, वाटर तो एक वीक लिगेंड है, वाटर एक वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है, तो ये रहा पीछे, और अमोनिया ज्यादा होगा, और क्लोरीन जो है वो फिर होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं the amino acid that gives रेड कलर, ओके, रेड कलर on treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside is, ठीक है। अब तो देखो बेटा क्या होता है, देखो समझो, एमिनो एसिड बेटा जो ब्लड रेड कलर देगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ, सोडियम नाइट्रो विद साइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, देखो बेटा इस चीज को समझो। मेरे अकॉर्डिंग देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको एक बार समझते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट होता क्या है? सोडियम एक्सट्रैक्ट बेटा होता है लसानी सॉल्यूशन। ठीक है, लसानी सॉल्यूशन बेटा जो आप बनाते हो वो होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लसानी टेस्ट बेटा कौन कौन देता है? एक तो बेटा नाइट्रोजन देता है, हमको सबको पता है बात, ये बात तो सबको पता है कि नाइट्रोजन देता है। दूसरा बेटा देता है सल्फर देता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा और कौन देता है? बेटा सारे के सारे हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो देते हैं। तो बेटा जिन, अगर किसी के पास बेटा ये ग्रुप है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है बेटा, तो वो आपको देता हुआ मिलेगा क्या?
नाइट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब लैसाने टेस्ट जो है वो देता हुआ मिलेगा। ये अपने पास बात होती है। तो अब बेटा ये थोड़ा मैं मानती हूँ कि थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग विटर आयन वैन तक ही जा पाते हैं, है ना, तो ये स्ट्रक्चर पता होते तो आप कर पाते। सीरीन बेटा, सीरीन के अंदर बेटा आपको पता है सीरीन के अंदर कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्कोहलिक ग्रुप होता है, CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, सीरीन के अंदर। ल्यूसीन बेटा, ल्यूसीन एक बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ल्यूसीन जो है बेटा उसके अंदर ग्रुप जुड़ा रहता है CH2CH मिथाइल, है ना, और मिथाइल, ठीक है। उसके बाद बेटा थ्रियोनीन, थ्रियोनीन बेटा, थ्रियोनीन जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास रहता है CHOH और Me, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, अभी तक आया नहीं जिसके पास कुछ भी हो। मिथियोनिन की एक बार बात करते हैं बेटा। मिथियोनिन बेटा अपने पास जुड़ा रहता है CH2CH2SCH3। तो बेटा यहाँ पे अपने को मिल गया है सल्फर ग्रुप, सल्फर अपने को मिल चुका है। सल्फर देता है लसाने टेस्ट, ठीक है। तो बेटा सबसे करेक्ट आंसर अपने पास होना चाहिए मिथियोनिन। तो आपको इसके लिए बेटा एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए थे, ठीक है। और अपने को पता है कि कार्बोक्स एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एक COH ग्रुप रहता है, NH2 ग्रुप रहता है, और इसके अलावा कोई ग्रुप रहता है तो उस बेसिस पे अपन उनको डिवाइड कर देते हैं, है ना? यही होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग चेंज हो जाती है। तो देखो CH2OH रहता है तो सीरीन होता, ये ग्रुप रहता है आइसो ब्यूटाइल रहता तो ल्यूसीन रहता, थ्रियोनिन रहता अगर CHOHMe रहता तो, लेकिन बेटा मिथियोनिन रहेगा क्योंकि SCH3 ग्रुप है, CH2CH2CH3 ग्रुप है, मिथियोनिन सल्फर है उसके पास, इसीलिए बेटा अपने पास लसाने टेस्ट ये देता हुआ मिलेगा, ठीक है। आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन। इन एसिड मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 m ऑक्जेलिक एसिड को बेटा KMnO4 के साथ आप ट्रीट करवा रहे हो, ठीक है, एंड titrated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml, ठीक है, the strength of KMnO4 solution is, क्या स्ट्रेंथ हमारे पास है, उसकी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पूछिए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंसंट्रेशन पूछिए कि भाई उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा देखो इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है, देखो एक बार, 2MnO4 माइनस प्लस बेटा 5H2SO4 H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है मैंने, है ना। फिर उसके बाद बेटा 6H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये बेटा आपको देता हुआ मिलेगा 2H प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली बात बेटा आपको क्या गिवन है, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एसिडिक मीडियम गिवन है, 10 ml अपने को दिया है, 0.25 m ऑक्जेलिक एसिड अपने को दे रखा है, टाइट्रेट किया है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम पता लगा लेंगे ऑक्जेलिक एसिड के, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के बेटा नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, मोलैरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर के बराबर होती है, ठीक है। मोलैरिटी बेटा आपको दे रखी है 0.25, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता लगाने हैं, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर बेटा अपने को दे रखा है 10 ml है, तो आप मिली इक्विवेलेंट के हिसाब से कर सकते हो, मैं लीटर के हिसाब से ही कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेटा देखो 1000 कर दिया मैंने, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये रहा। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ गए हैं 0.25/100, या फिर मैं उसको कह सकती हूँ कि ये 25 × 10⁻⁴ आ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स 25 पॉइंट समथिंग मिल चुके हैं। अब देखो बेटा समझो इस चीज को कि जब बेटा मेरे को एक दो दो MnO4 KMnO4 कितना था बेटा, 5 ऑक्जेलिक एसिड के लिए बेटा अपने को कितना KMnO4 चाहिए था, 2 चाहिए था, 5 के लिए 2 चाहिए था ना। तो बेटा इतने मोल्स के लिए कितना KMnO4 चाहिएगा, पेंसिल मेथड समझ पा रहे हो, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में। तो बेटा समझो देखो कितना KMnO4 चाहिएगा, 5 ऑक्जेलिक एसिड को चाहिए था 2 मोल KMnO4, ठीक है। एक एक मोल ऑक्जेलिक एसिड को चाहिएगा 2/5 KMnO4, ठीक है। और बेटा 25 × 10⁴ ऑक्जेलिक एसिड को कितना KMnO4 चाहिएंगे बेटा, 2/5 × 10 × 25 × 10⁻⁴ KMnO4 चाहिएंगे। मीन्स यहाँ आ जाएगा 5, मीन्स यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 10⁻⁴,
समझ पा रहे हो, मतलब 10 की घात 3 KMnO4 अपने को चाहिएंगे। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के कितने हो गए बेटा, 10, नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के हो गए 10 की घात -3। ठीक है, क्या यही पूछा है? नहीं बेटा, ये नहीं पूछा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे आपसे, पूछे स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये पूछा है। तो बेटा मोलैरिटी क्या होगी, ये पूछा है। तो बेटा समझो इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स बट्टा वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 की घात -3। वॉल्यूम इन लीटर कितना है बेटा, 10 ml बोला है बेटा, 10 ml गिवन है। तो बेटा ये लिख दिया मैंने ये। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? 1000 आ गया, ऊपर से ये भी 10, ये रहा, ये तीन भी जीरो नीचे आ जाएंगे। मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब क्या, 0.1, मतलब बेटा सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो बेटा ये बातें क्लियर होगी, समझ पा रहे होंगे तुम। ठीक है, कि किस तरीके से इस चीज को किया है मैंने। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्चुअल चीजें करी है, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप N1 से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इसको, मतलब मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल चल के किया है ना। वरना आप इसको N1 M1 V1, मतलब आप देखो ऐसे कर सकते हो। जब अपन लगाते हैं ना N V1 M2 V2, उसके हिसाब से कर सकते हो, बट आगे एन फैक्टर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो ये वैल्यू है ये अलग है ना, तो वो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल जाते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल तो बेटा यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि नंबर ऑफ मोल्स न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चाहिए, पहले 5 को चाहिए थे 2, 2 KMnO4 को चाहिए थे 5 ऑक्सैलिक एसिड। तो सीधी सी बात है कि अब उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका 2 होने वाला है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। क्या किया सबसे पहले बेटा, मैंने इक्वेशन लिखी, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, कई बार ये इक्वेशन बैलेंसिंग में आ जाती है। तो वैसे इक्वेशन याद रख लो कि 2 को 5 चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद अपने को डाटा गिवन है, तो उस बेसिस पे मैंने ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स निकाल लिए। देखो यहाँ से ये डाटा गिवन है, इससे ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स निकल गए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने KMnO4 चाहिए थे वो निकाल दिए, उसके मोल्स आ गए, फिर तो काम आसान हो गया। ठीक है, कि मैं N1 लगा देती हूँ आगे N2, फिर तो अपने पास काम आसान हो गया, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स अपन ने निकाल लिए, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो देखो बेटा करेक्ट ऑप्शन बता रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो बेटा समझो इस क्वेश्चन को। एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल, 5 वैलेंस ऑर्बिटल अपने एल्यूमिनियम के पास होते हैं, ये ऐसा कह रहा है। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो जिसकी प्रैक्टिस है वो तो वैसे ही काट देगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करते हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 एंड 3d0। ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल कितने हैं बेटा, देखो इसके पास कितने ऑर्बिटल है, एक, इसके पास कितने ऑर्बिटल है, 3, इसके पास कितने ऑर्बिटल है, 5, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल हुए बेटा इसके वैलेंस शेल में। और वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल हुए बेटा, 9 हुए, 9, 5 बोल रहा है, 5 तो गलत है। ठीक है, बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, तो बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने कैसे होती है एक बार समझो इस चीज को। जैसे BF3 है, ठीक है बेटा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो, तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। समझ पा रहे हो, तो बेटा 3 तो उसने फ्लोरीन के साथ बना रखे हैं, एक बेटा उसने ले लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको भी हम सिग्मा ही कंसीडर करते हैं, तो इसकी कोवेलेंसी 4 होगी, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम कोवेलेंसी बोरोन अपने पास यही बनाता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से बेटा ये अपनी कोवेलेंसी को क्या करता है, बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, तो करेक्ट हम ये तो मतलब ये स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो गया, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट था ये गलत हो गया। ठीक है, अब बेटा एक बार बेरिलियम के बारे में बात करते हैं, बेरिलियम के बारे में बात करते हैं, बेरिलियम के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p0। बोल क्या रहा है, 3 वैलेंस ऑर्बिटल होंगे, 3 है क्या बताओ। वैलेंस ऑर्बिटल देखो, एक तो ये इसमें है और 3 इसमें है। ऑर्बिटल तो पता है ना, 2s ये रहा, ये 2s है, ये 2p है। ठीक है, तो बेटा वैलेंस ऑर्बिटल कितने हुए बताओ, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हुए। तो 3 है क्या, नहीं बिल्कुल गलत है, 3 नहीं है बेटा, 4 है। ठीक है, मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। क्या मैग्नीशियम की कोवेलेंसी 4 होती है, मुझे बताओ, बताओ। मैग्नीशियम बेटा वाटर के साथ 6 कोवेलेंसी तक दिखाता है।
ठीक है। वाटर के साथ जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है MgH2O6 मतलब OH होल 6 बनाता है बेटा वो। तो बताओ मेरे पास कहाँ पर ये कोवेलेंस चार है, छह दिखा रहे हैं मैक्सिमम, तो ये तो गलत हो गया। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट हो रहा है कि बोरोन की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, चार होती है। और ऑर्बिटल कितने थे इसमें, नौ थे, पांच नहीं थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among of the following the compound having conjugate double bond is conjugate double bond। बेटा ये तो इतना आसान क्वेश्चन है तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, है ना। देखो हेप्टेन 1,6 डाई इन, ठीक है। तो देखो हेप्टेन का मतलब होता है सात कार्बन, ठीक है। तो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है। 1,6 तो वन पे भी डबल बॉन्ड है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। क्या है कॉन्जुगेशन में, बिल्कुल भी नहीं। हेप्टेन 1,3 डाई डाई इन, हेप्टेन 1,3 डाई इन की बात करते हैं। 1 2 3 यहाँ पर क्या ये कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये यहाँ जाएगी डेंसिटी, ये यहाँ जाएगी, तो बिल्कुल ये कॉन्जुगेशन में है। हेप्टेन 1,4 डाई इन, देखो हेप्टेन 1,4 डाई इन की बात करती हूँ। 1 2 3 4, फोर पे डबल बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन में है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है कॉन्जुगेशन में। तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। हेप्टेन 1,5 डाई इन, 1 2 3 4 5 6, वन पे भी डबल बॉन्ड है, फाइव पे भी डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा दो। तो बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा 77 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एक बार। देखो इस क्वेश्चन को, एक इक्वेशन दे रखी है, 2A जो है उसका रेट कांस्टेंट है K, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, K की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ऑल्सो गिवन, ओके। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी, टाइम कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको रेट लिखना आता है किसी भी रिएक्शन की, तो बेटा रेट क्या होगी बताओ। इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, इस रिएक्शन की बेटा रेट होगी -DA बट्टा 2 dt, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव में dB/dt, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ, बी वाले पोर्शन को, बस इतने को याद रखते हैं, ठीक है। ये हमारी रेट होने वाली है, ठीक है। और बेटा जीरो ऑर्डर के लिए बेटा के साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो जीरो होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो रहती है तो कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ रहती नहीं है, के बराबर रहता है ये, ठीक है। तो बेटा सीधी सी बात है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ भाई, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ऑर्डर जीरो है तो ये वाली टर्म तो हमारे पास हट जाती है ना, वन हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है। आई थिंक दिस इज देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस थिंग के भाई, ये क्या मतलब बोल रहा है या मैंने क्या बोला है, बात समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है। टाइम 75 कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा ये अपने को ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा मैं कह सकती हूँ कि ए विल बी इक्वल्स टू के डी टी, टू के डी टी। पेन को नहीं चल रहा, रुको। क्लियर है, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके चली गई। आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस थिंग, ओके। अब बेटा इसका अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलने वाला है समझो एक बार इस चीज को, ये dt है और ये सब डाटा जो गिवन है, इस बेसिस पे बेटा हम लिख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकती हूँ 2 k t विल बी इक्वल्स टू, इसको भी वो डेल डेल ए क्या होता है, डेल ए का क्या मतलब है बताओ मेरे को। डेल ए मतलब ये है कि माइनस तो आगे है, और ये टी -A0, यही मतलब निकला ना इसका, और क्या मतलब निकला, है ना। मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा A0 - 80 इक्वल्स टू 2 k t। आई थिंक दिस इज क्लियर, आई थिंक समझ में आया होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ भाई, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल इक्वेशन बेटा यही तो होती है कि A t is 80 - A0 इज इक्वल्स टू के टी, वही इक्वेशन तो मैंने डेराइव करी है, मैंने कुछ भी नया डेराइव नहीं किया, डेरिवेशन हम यही तो बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए 80 - A0, मेरा पेन टेप रुक रहा है, रुको यार, इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ 2 मोल की बात चली है भाई, तो आगे दो लगा दिया है, यही किया है, 2 मोल है आगे इसलिए दो लगा दिया है, बस ये किया है। समझ पा रहे हो। अब बेटा A0 कितना है, A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल तो 100 ही होगी,
टाइम टी पर कितनी है? 75 कंप्लीट हो गया। 100 में से 75 हो गया, बचा कितना? 25 बचा, बराबर 2। के की वैल्यू गिवन है क्या? के की वैल्यू गिवन है क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा इनिशियल कंसंट्रेशन दो गिवन है, दो गिवन है, सॉरी मैंने 100 ले लिया, लेकिन अपन दो ही लेते हैं उसको अब। ठीक है, दो गिवन है, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया कि उसने कंसंट्रेशन गिवन है, मैंने अपनी मर्जी से 100 मान ली थी, बट दो गिवन है। तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? दो। 75% कंप्लीट हो गया। तो बेटा दो का 50% होता है 1। 1 के अंदर भी बेटा आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो कितना बचेगा बताओ मेरे को? बताओ, 0.5 बचेगा। भाई दो का 75 कितना होगा? दो का 75 का मतलब ये है कि दो का सबसे पहले 50 करेंगे तो एक आ गया, और थोड़ा सा कम कर देंगे और 50 कर देंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो टोटल इसका ये 50 ये हो गया, 75 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। आप ऐसे निकाल लो यार, तुमको नहीं, ऐसे ऐसे निकाल लो, ऐसे बच्चे की तरह निकाल लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे निकाला है, तो बराबर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, के की वैल्यू 1 गिवन है, 1.0, टाइम आपसे पूछा था। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट नाउ, इजी क्वेश्चन है। नाउ 1.5 बट्टा विल बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, 0.75 आ जाएगा, इसको इसको इसमें भाग दोगे तो 0.75 आ जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 3। आई होप सो दैट इज क्लियर। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन ये होती है ना, 80 माइनस ए नॉट इक्वल